अगर आप कनाडा की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन मैनिफेस्टोज को ध्यान से देखें और लिबरल पार्टी से कंपेयर करें तो एक चीज बहुत साफ दिखाई देती है कि इमिग्रेशन को लेकर लिबरल पार्टी ने सबसे कम बात की है। कैंपेन के दौरान न सिर्फ वर्ड काउंट कम था बल्कि डेप्थ और क्लैरिटी भी नोटिसेबल रूप से लिमिटेड थी। जहां दूसरी पार्टीज ने इमिग्रेशन लेवल्स, रिफ्यूजी पॉलिसी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रोल्स पर ओपनली डिस्कशंस रखी, वहीं लिबरल पार्टी का अप्रोच थोड़ा रिजर्व्ड और कॉशियस दिखा। यह ऑब्जर्वेशन तब और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है जब लिबरल पार्टी फिर से सत्ता में आ गई है और मार्क कार्नी ने नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में लीडरशिप संभाल ली है। इसका सीधा मतलब है कि अगले 4 सालों तक पॉलिसीज बनाने और लागू करने की पूरी जिम्मेदारी इसी गवर्नमेंट के पास होगी। ऐसे में ये क्रिटिकल बन जाता है कि हम ये समझें कि उनकी विजन और प्रायोरिटीज क्या है, स्पेशली जब बात इमिग्रेशन जैसी नेशनल पॉलिसी की हो जो न सिर्फ इकोनॉमिक फ्यूचर बल्कि सोशल फैब्रिक को भी शेप करती है। कैंपेन में इमिग्रेशन को लेकर जो साइलेंस रहा वो स्ट्रैटेजिक था या एक्सीडेंटल ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी के लिए ये क्लियर है कि उनके प्लेटफॉर्म पर इमिग्रेशन को प्रायोरिटी सेक्शन में नहीं रखा गया। इसका मतलब यह नहीं है कि इमिग्रेशन उनकी एजेंडा का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि शायद इस बार फोकस कुछ और सेक्टर्स पर ज्यादा है या फिर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को ही क्वाइटली कंटिन्यू करने की मंशा है। लिबरल पार्टी की पॉलिसी मैसेजिंग को डिकोड करने के लिए हाउसिंग सेक्टर पर दिए गए उनके अनाउंसमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। इस बार जो हाउसिंग स्ट्रैटेजी सामने आई है वह कन्वेंशनल प्रोमिसेस से अलग है और उसे काफी अग्रेसिव और टारगेटेड कहा जा सकता है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी कनाडा में एक मेजर पब्लिक कंसर्न बन चुका है और इसके चलते गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ गया है कि वे इस क्राइसिस को इफेक्टिवली हैंडल करें। कई रिपोर्ट्स और सर्वेज में ये बात सामने आई है कि पब्लिक परसेप्शन के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ, खासकर न्यूकमर्स और स्टूडेंट्स की वजह से हाउसिंग डिमांड और रेंटल प्राइसेस पर असर पड़ा है। इसी वजह से लिबरल गवर्नमेंट की हाउसिंग स्ट्रैटेजी इनडायरेक्टली इमिग्रेशन पॉलिसी से जुड़ जाती है। अगर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल नहीं किया गया और अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस कंटिन्यू रहा तो इमिग्रेशन लेवल्स को लेकर प्रेशर और क्रिटिसिज्म बढ़ सकता है। इसका इम्पैक्ट फ्यूचर टारगेट्स और प्रोग्राम सिलेक्शन पर भी पड़ सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हाउसिंग और इमिग्रेशन अब इंटरलिंक्ड पॉलिसी जोन्स बन चुके हैं। मार्क कार्नी की लीडरशिप को लेकर अभी तक कोई बोल्ड इमिग्रेशन स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड और ग्लोबल फाइनेंस में अनुभव को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि उनका अप्रोच डेटा ड्रिवन और आउटकम ओरिएंटेड होगा। हो सकता है कि वो इमिग्रेशन को एक लॉन्ग टर्म लेबर स्ट्रैटेजी की तरह देखें जिसमें स्किल्ड वर्कफोर्स गैप्स को फिल किया जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म नंबर्स को केयरफुली मॉनिटर किया जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज पर बर्डन ना बढ़े। इसलिए आने वाले समय में इमिग्रेशन पॉलिसी का टोन थोड़ा बैलेंस्ड हो सकता है। हाई वॉल्यूम और ओपन डोर मॉडल की बजाय टारगेटेड स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जा सकता है। एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी जैसे सिस्टम्स को रिफाइन किया जा सकता है ताकि ज्यादा अलाइंड प्रोफाइल्स को प्रायोरिटी दी जा सके और रीजनल नीड्स को एड्रेस किया जा सके। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स को लेकर भी पॉलिसी रीसेट की संभावना है, खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स और पीआर ट्रांजिशन रूल्स को लेकर। इस पूरे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने का मतलब ये है कि जो एप्लीकेंट्स या कंसल्टेंट्स अभी कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस को प्लान कर रहे हैं उन्हें सिर्फ पॉइंट्स या डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रैटेजी से आगे बढ़कर पॉलिसी मूड और गवर्नमेंट प्रायोरिटीज को भी एक्टिवली ट्रैक करना चाहिए। पॉलिसी शिफ्ट्स अचानक नहीं आते, लेकिन सिग्नल्स पहले से दिखाई देने लगते हैं और लिबरल पार्टी की रिस्ट्रेन्ड मैसेजिंग उन्हीं सिग्नल्स में से एक हो सकती है। अगर आपने पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व किया हो तो इमिग्रेशन हमेशा एक हाई विजिबिलिटी टॉपिक रहा है, लेकिन इस बार अगर गवर्निंग पार्टी ने कैंपेन में इसे साइडलाइन किया है तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो बिहाइंड द सीन्स पर काम कर रहे हैं या कोई मेजर रिफॉर्म क्वाइटली इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। कुल मिलाकर अब जो जरूरी है वह है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेबिलिटी। चाहे आप एप्लीकेंट हो, स्टूडेंट हो या कंसल्टेंट, अब स्ट्रैटेजीज को पेपरवर्क और टाइमलाइन से बाहर लाकर ब्रॉडर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अलाइन करना होगा। यही अप्रोच आपको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए बेटर प्रिपेयर्ड और इन्फॉर्म्ड बनाएगा। मार्क कार्नी का नाम फाइनेंशियल वर्ल्ड में किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है।
अब वे कनाडा के 25वें प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने ग्लोबल फाइनेंस और क्लाइमेट गवर्नेंस में एक लंबा और प्रभावशाली सफर तय किया है। उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड में हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट की डिग्री शामिल है, जो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन देती है। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक में एक लंबा समय बिताया और उसके बाद पब्लिक सर्विस में आने के बाद उन्होंने बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के तौर पर अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज को एस्टैब्लिश किया। उनकी लीडरशिप स्किल्स का सबसे बड़ा टेस्ट 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान हुआ, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमीज कोलैप्स के करीब थी और उस समय उन्होंने कनाडा की इकोनॉमी को रिमार्केबली स्टेबल रखा। उनकी नीतियां न सिर्फ शॉर्ट टर्म पैनिक को मैनेज करने में सफल रहीं, बल्कि उन्होंने लॉन्ग टर्म फिस्कल क्रेडिबिलिटी को भी इंटैक्ट रखा। इसके बाद जब उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर बनाया गया तो ये किसी कनेडियन के लिए अनप्रेसिडेंटेड था। वहां उन्होंने ब्रेक्सिट जैसी टर्ब्यूलेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल किया, जिसमें अनसर्टेनिटी और मार्केट प्रेशर बहुत ज्यादा था। मार्क कार्नी की ग्लोबल एक्सपोजर और उनकी टेक्नोक्रेटिक इमेज ने उन्हें एक क्रेडिबल और ट्रस्टेड लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स या बैंकिंग के लेवल पर काम नहीं किया, बल्कि क्लाइमेट फाइनेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पर भी एक्टिवली ग्लोबल फ्रेमवर्क्स बनाए। क्लाइमेट पॉलिसी और फाइनेंशियल रेगुलेशन को मर्ज करने की उनकी कोशिशों ने उन्हें एक मॉडर्न पॉलिसी थिंकर के रूप में भी पोजीशन किया है। उनकी यह इमेज उन्हें बाकी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस से अलग बनाती है। ऐसे समय में जब पॉलिटिक्स में पॉपुलिज्म हाई है और शॉर्ट टर्म स्लोगन्स डोमिनेट कर रहे हैं, मार्क कार्नी जैसे लीडर्स को एक प्रैग्मेटिक और डेटा ड्रिवन ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है। उनकी काम टोन, एनालिटिकल माइंडसेट और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच उन्हें एक ऐसा लीडर बनाती है जो इमोशनल रेटोरिक से दूर रहकर रियल सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। अब जब वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो अपने इकोनॉमिक और ग्लोबल पॉलिसी एक्सपीरियंस को इमिग्रेशन, हाउसिंग, क्लाइमेट और हेल्थ केयर जैसे डोमेस्टिक इश्यूज पर कितनी इफेक्टिवली अप्लाई करते हैं। उनके आने से एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पॉलिसीज ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होंगी, इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा मेजरेबल होगा और डिसीजन मेकिंग ज़्यादा एनालिटिकल बेस पर की जाएगी। हाउसिंग सेक्टर को लेकर लिबरल सरकार ने इस बार एक बोल्ड और फ्रेश अप्रोच अडॉप्ट किया है, जो सिर्फ प्रॉमिसेस तक सीमित नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ इशारा करता है। सबसे बड़ा कदम जो सामने आया है वह है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए $1 मिलियन से कम कीमत वाले घरों पर GST हटाने का वादा। ये पॉलिसी चेंज प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एवरेज होम प्राइसेस के करंट स्ट्रक्चर को देखते हुए $800,000 का कॉन्डो खरीदने वाले व्यक्ति को लगभग $40,000 की सेविंग हो सकती है। GST वेवर से पहली बार घर खरीदने वालों को जो फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा वह काफी मीनिंगफुल है और इससे होम ओनरशिप के रास्ते आसान हो सकते हैं, खासकर अर्बन मिडिल क्लास के लिए। लेकिन इस अनाउंसमेंट का दूसरा पहलू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है वैसे ही मार्केट डिमांड में तेजी आती है और इससे शॉर्ट टर्म में हाउसिंग प्राइसेस पर अपवर्ड प्रेशर बन सकता है। डेवलपर्स और सेलर्स इन इंसेंटिव्स को इमीडिएट प्राइसिंग एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे एक्चुअल बायर्स को सप्लाई कंस्ट्रेंट्स और प्राइस कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस GST वेवर को आइसोलेटेड सोल्यूशन नहीं बल्कि एक पार्ट ऑफ लार्जर हाउसिंग स्ट्रैटेजी की तरह देखना चाहिए। इसी ब्रॉडर विजन के तहत लिबरल पार्टी ने एक नया गवर्नमेंट बैक्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का प्रपोजल भी रखा है। यह अथॉरिटी प्राइवेट बिल्डर्स की तरह सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करेगी, बल्कि हाउसिंग स्टॉक इंक्रीज करने और टारगेटेड अफोर्डेबिलिटी को एड्रेस करने के पर्पस से काम करेगी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट लैंड का उपयोग करके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे और प्राइसिंग पॉलिसीज ऐसी होंगी जो मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स को हाउसिंग एक्सेस देने पर फोकस्ड होंगी। ये स्टेप लॉन्ग टर्म हाउसिंग क्राइसिस को सिस्टमैटिकली रिजॉल्व करने की डायरेक्शन में बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है। अब तक हाउसिंग डेवलपमेंट लार्जली प्राइवेट हैंड्स में रहा है, जहां सप्लाई और अफोर्डेबिलिटी मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव से सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के जरिए हाउसिंग को एक पब्लिक यूटिलिटी अप्रोच के तहत ट्रीट किया जाएगा। इससे न सिर्फ इन्वेंटरी बढ़ेगी बल्कि मार्केट में इक्विलिब्रियम लाने में भी मदद मिलेगी। मार्क कार्नी की लीडरशिप में इस अप्रोच को एग्जीक्यूशन लेवल तक पहुंचाने की उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि उनकी गवर्नेंस स्टाइल स्ट्रक्चर्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड मानी जाती है।
उनका फाइनेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी में डीप बैकग्राउंड होने की वजह से हाउसिंग जैसे सेक्टर में भी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है। साथ ही उनका ग्लोबल एक्सपोजर यह इंडिकेट करता है कि वो अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल्स को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से अलाइन कर सकते हैं। हाउसिंग सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि इमिग्रेशन, इंटीग्रेशन और सोशल स्टेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे न्यूकमर्स कनाडा में सेटल होते हैं वैसे वैसे हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है और अगर सप्लाई इनएडिक्वेट हो तो वो प्रेशर नॉट जस्ट मार्केट पर बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बढ़ता है। इसलिए हाउसिंग पॉलिसी को इमिग्रेशन पॉलिसी से अलग नहीं देखा जा सकता और लिबरल सरकार का ये नया हाउसिंग अप्रोच इनडायरेक्टली इमिग्रेशन सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर सप्लाई एफिशिएंटली बढ़ाई जाती है तो न्यूकमर्स के लिए सेटलमेंट आसान होगा और पब्लिक सेंटिमेंट्स भी ज्यादा बैलेंस्ड रहेंगे। इस वजह से यह हाउसिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट के लिए नहीं बल्कि नेशनल प्लानिंग और इमिग्रेशन स्टेबिलिटी के लिए भी क्रूशियल बन जाती है। इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है एग्जिस्टिंग टेम्पररी रेजिडेंट्स को पीआर में कन्वर्ट करना। मार्क कार्नी की पॉलिसी विजन ये प्रेफरेंस देती है कि जो लोग पहले से ही कनाडा में रह रहे हैं जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फॉरेन वर्कर्स उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कंसिडर किया जाए बजाय इसके कि नए एप्लीकेंट्स को लार्ज वॉल्यूम में बाहर से एडमिट किया जाए। यह अप्रोच सिस्टम को न सिर्फ स्टेबलाइज करता है बल्कि इंटीग्रेशन प्रोसेस को भी कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और मैनेजेबल बनाता है। जब कोई इंडिविजुअल पहले से कनाडा में रह रहा होता है तो वो पहले ही कल्चर, सिस्टम और वर्क एनवायरनमेंट से परिचित होता है। उसका एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट कनाडा की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है और ऐसे कैंडिडेट्स को पीआर देना न सिर्फ सेटलमेंट को स्मूथ बनाता है बल्कि उनके लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन को भी ज्यादा अश्योर्ड और मेजरेबल बना देता है। इस स्ट्रैटेजी के जरिए कनाडा की इमिग्रेशन मॉडल को डिमांड ड्रिवन से इंटीग्रेशन ड्रिवन बनाया जा सकता है जहां क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी और सिस्टम रेडीनेस को प्रेफरेंस दी जाती है। कार्नी का मानना है कि टेम्पररी टू परमानेंट ट्रांजिशन एक नेचुरल और लॉजिकल फ्लो होना चाहिए ताकि कैंडिडेट्स पहले से कंट्रीब्यूट करें और फिर उसी आधार पर उन्हें परमानेंट स्टेटस दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम यानी TFWP और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम यानी IMP की अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन की आलोचना भी की है। पैंडेमिक के दौरान इन कैटेगरीज के तहत बहुत बड़ी संख्या में वर्कर्स को एडमिट किया गया जिससे हाउसिंग मार्केट, हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक सर्विसेज पर सडन प्रेशर आया। यह एक एग्जीक्यूशन फेलियर था क्योंकि इनटेक कैपेसिटी और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अलाइनमेंट नहीं था। कार्नी की पॉलिसी सिग्नल ये भी देती है कि अब TFWP और IMP जैसे प्रोग्राम्स को रेगुलेट किया जाएगा और इनका यूज सिर्फ जेन्युइन लेबर शॉर्टेजेस को फिल करने के लिए होगा, ना कि लूप होल्स की तरह अनकंट्रोल्ड हायरिंग के लिए। इससे डोमेस्टिक वर्कफोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और जॉब मार्केट में इम्बैलेंस को अवॉइड किया जा सकेगा। इस रीसेट का एक और बड़ा बेनिफिट ये होगा कि पीआर सिस्टम का इंटीग्रिटी वापस एस्टैब्लिश होगा। अगर टेम्पररी पाथवे स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट होंगे तो पीआर ट्रांजिशन मेरिट और कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड रहेगा, ना कि सिर्फ वॉल्यूम और लॉबिंग पर। इससे न सिर्फ इमिग्रेशन सिस्टम पर पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी इफेक्टिव बनेगी। इसलिए कार्नी की टेम्पररी टू परमानेंट पॉलिसी अप्रोच एक फोकस्ड और बैलेंस्ड फ्रेमवर्क की तरफ इशारा करती है जिसमें लोकल नीड्स, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तीनों को एक साथ एड्रेस करने की कोशिश की गई है। हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर मार्क कार्नी का नजरिया काफी इंटरेस्टिंग और पॉलिसी लेवल पर डीपली रेलेवेंट है। उनका मानना है कि कई कैनेडियन यूनिवर्सिटीज इस समय इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्यूशन फीस पर ओवर डिपेंडेंट हो चुकी हैं और यह डिपेंडेंसी सिस्टम के ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक पोटेंशियल रिस्क बनती जा रही है। जब यूनिवर्सिटीज अपनी ऑपरेशनल फंडिंग का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से आने वाले फीस से मैनेज करती हैं तो वो मॉडल इनहेरेंटली अनस्टेबल हो जाता है। कार्नी का पॉइंट ये है कि अगर यह फाइनेंशियल इम्बैलेंस कंटिन्यू रहा तो गवर्नमेंट को वीजा पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि एजुकेशन सिस्टम को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होने से रोका जा सके। यानी अगर इनटेक वॉल्यूम को बस रेवेन्यू जनरेशन के लिए अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ाया गया तो उसका असर न सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर पड़ेगा बल्कि सेटलमेंट कैपेसिटी, हाउसिंग अवेलेबिलिटी और जॉब मार्केट सैचुरेशन पर भी देखने को मिलेगा।
उनकी इस असेसमेंट का मतलब ये है कि अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने फंडिंग मॉडल को डाइवर्सिफाई नहीं करते और पब्लिक फंडिंग को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता तो वीजा प्रोसेस में स्ट्रिक्टर रूल्स और ज्यादा स्क्रूटनी लागू हो सकती है। इससे ये भी इनडायरेक्टली क्लियर हो जाता है कि लिबरल सरकार एजुकेशन को एक कमर्शियल एक्सपोर्ट की तरह प्रमोट करने के बजाय इसे एक लॉन्ग टर्म पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल में कन्वर्ट करना चाहती है। कानी पब्लिक फंडिंग को बढ़ाने के पक्ष में है और उनकी अप्रोच ये सिग्नल करती है कि यूनिवर्सिटीज को सिर्फ ट्यूशन बेस्ड सर्वाइवल से बाहर निकलना होगा। अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियली सिक्योर किया जा सकता है, जिससे उन्हें ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने की जरूरत सिर्फ रेवेन्यू पर्पस के लिए नहीं होगी। इससे एडमिशन क्वालिटी इंप्रूव होगी, स्टूडेंट एक्सपीरियंस बेटर होगा और सेटलमेंट सिस्टम्स पर भी प्रेशर कम पड़ेगा। ये पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक कॉशनरी सिग्नल की तरह काम करता है। अगर सिस्टम ने अपने अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए तो वीजा रेगुलेशंस टाइटन हो सकते हैं और इनटेक नंबर्स पर कैप लगाया जा सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स को भी अब सिर्फ एडमिशन लेटर के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उस यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रोग्राम क्रेडिबिलिटी को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। कानी की विजन हायर एजुकेशन को रेवेन्यू मॉडल से हटाकर नेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की तरह पोजीशन करने की कोशिश है और इसका सीधा असर इमिग्रेशन प्लानिंग पर ही देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड पॉलिसी थिंकिंग के इस नए फेज में हर सेक्टर को अपने ब्रॉडर इम्पैक्ट के हिसाब से रेगुलेट किया जाएगा और एजुकेशन उसका सेंट्रल पार्ट है। इमिग्रेशन को नेशनल डेवलपमेंट गोल से इंटीग्रेट करना मार्क कानी की ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन का एक कोर हिस्सा है। उन्होंने हाउसिंग क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए ट्रेड्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एक्सपैंड करने की बात कही है। इसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ स्किल्ड लेबर शॉर्टेज को फिल करना ही नहीं, बल्कि इमिग्रेशन को लेबर मार्केट रियलिटीज के साथ टाइटली अलाइन करना अब एक सेंट्रल प्रायोरिटी बन चुकी है। इस स्टेप का एक हिडन इम्प्लीकेशन ये भी है कि अगर आप कनाडा में स्टडी करने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे ट्रेड ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जैसे कार्पेंट्री, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, HVAC जैसी फील्ड्स में एजुकेशन लेकर आप इमिग्रेशन प्रायोरिटीज में एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। इससे ये साफ होता है कि इमिग्रेशन को अब सिर्फ क्वांटिटी के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसे क्वालिटी और इकोनॉमिक यूटिलिटी के आधार पर डिजाइन किया जा रहा है। कानी का ब्रॉडर मैसेज ये भी है कि इमिग्रेशन कनाडा की नेशनल आइडेंटिटी का इंटीग्रल हिस्सा है और इसे प्रिजर्व करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कई बार यह कहा है कि मेजॉरिटी कनेडियंस या तो फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं और इस डाइवर्सिटी को वीकन करने के बजाय सेलिब्रेट और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। इसलिए कंट्रोल्ड इनटेक की बात जरूर हो रही है, लेकिन उसका पर्पस एक्सक्लूजन नहीं बल्कि सिस्टम बैलेंस और इंटीग्रेशन एफिशिएंसी को सुधारना है। यह आइडियोलॉजी इमिग्रेशन के स्पिरिट को सपोर्ट करती है, बशर्ते कि यह सस्टेनेबल हो और नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइंड रहे। अब अगर हम सिर्फ कैंपेन प्रोमिसेस से आगे बढ़ें और उस ब्रॉडर पॉलिसी एनवायरनमेंट को समझें जिसमें मार्क कानी ऑपरेट कर रहे हैं, तो कुछ और की एलिमेंट्स भी सामने आते हैं। सेंचुरी इनिशिएटिव जैसे इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के रूप में देखते हैं, उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी नजर आता है। सेंचुरी इनिशिएटिव का गोल है कि कनाडा की पॉपुलेशन को 2100 तक 100 मिलियन तक पहुंचाया जाए और यह विजन इमिग्रेशन को एक टूल नहीं बल्कि एक नेशनल स्ट्रैटेजी के रूप में देखता है। इस लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में एक्सप्रेस एंट्री का नया कैटेगरी बेस्ड मॉडल भी उसी दिशा में एक स्टेप है, जहां स्टेम, हेल्थ केयर, ट्रेड्स और फ्रैंकोफोन जैसे कैटेगरीज को टारगेटेड प्रायोरिटी दी जा रही है। यह अप्रोच न सिर्फ लेबर गैप्स को फिल करता है बल्कि इमिग्रेशन सिस्टम को प्रोएक्टिव बनाता है, जो स्पेसिफिक नेशनल नीड्स के साथ मूव करता है। कानी की बैकग्राउंड जो यूएन, ब्रूकफील्ड, बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रही है, वो भी ये दिखाती है कि उनका पॉलिसी ओरिएंटेशन डेटा ड्रिवन, ग्लोबली बेंचमार्क्ड और परफॉर्मेंस फोकस्ड होगा। स्किल्ड इमिग्रेंट्स जो कनाडा में बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं और इंटरनेशनल नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं, उनके लिए अब एक क्लियर पॉलिसी मैसेज सामने आ रहा है। You've contributed, now it's time to belong। ये गवर्नमेंट ब्लैंकेट पॉलिसीज पर ऑपरेट नहीं करेगी बल्कि इमिग्रेशन को फाइनली ट्यून्ड मैकेनिज्म्स के जरिए मैनेज किया जाएगा, जहां हर कैटेगरी का पीरियोडिक रिव्यू होगा, लेबर नीड्स को रियल टाइम डेटा से मैच किया जाएगा और इनटेक डिसीजंस लोकल कैपेसिटी के आधार पर लिए जाएंगे।
इसका मतलब ये है कि एप्लीकेंट्स को अब सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिर्फ अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। प्रोफाइल को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रक्चर करना होगा, स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से प्लान करना होगा और डिमांड वाले सेक्टर्स जैसे टेक, ट्रेड्स, हेल्थ केयर को एक्टिवली कंसिडर करना पड़ेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एजुकेशन इक्विवेलेंसी और प्रूफ ऑफ फंड्स जैसी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से प्रिपेयर करना होगा ताकि जब अपॉर्चुनिटी मिले तो आप रेडी हों। कंक्लूजन में ये साफ है कि मार्क कार्नी की लीडरशिप में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी ना तो अनलिमिटेड ओपन डोर अप्रोच होगी और ना ही रिस्ट्रिक्टिव लॉकडाउन मॉडल पर चलेगी। ये एक बैलेंस्ड, कैलिब्रेटेड और पर्पस ड्रिवन सिस्टम बनेगा जो नेशनल कैपेसिटी से अलाइन रहेगा। अगर आप कनाडा पीआर की योजना बना रहे हैं तो यही समय है कि आप अपने करियर और प्रोफाइल को रियल टाइम इमिग्रेशन लैंडस्केप के अनुसार तैयार करें। लिबरल सरकार का ये नया चैप्टर इमिग्रेशन के फ्यूचर को और भी फोकस्ड, आउटकम ओरिएंटेड और फेयर बना सकता है और सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो खुद को इन्फॉर्म्ड, अलाइंड और स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर्ड रखेंगे।